Hey guys, I welcome you all to Bhadrais Academy. Today is 16th of January 2024 and डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग आर्टिकल डिस्कस करेंगे असम ट्रिब्यून से। ये बेसिकली आज का आर्टिकल नहीं है, ये परसों का आर्टिकल है, बट सिंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट वाज लेफ्ट आउट सो यस विल कवर इट अप इन टुडेज क्लास। यहाँ पे बात की जा रही है डर्टी स्टेट डर्टी सिटी। एक्चुअली रिसेंटली एक एनुअल क्लीनर सर्वे कंडक्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल ही कंडक्ट करती है, और इसमें वेरियस स्टेट्स वेरियस सिटीज को डिफरेंट रैंक दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्लीनलीनेस दैट इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट रीजन्स। उसमें आसाम को ध्यान दीजिएगा, आसाम को लो 20th पोजीशन, मतलब नीचे से 20th पोजीशन मिला है, ऊपर से नहीं मिला है, ठीक है। सो सिर्फ आसाम का तो ये ओवरऑल हालत है, बट व्हाट अबाउट वेरियस सिटीज? जी हाँ, स्टेट कैपिटल गुवाहाटी, क्लियरली बोला गया गुवाहाटी को भी इट हैज आल्सो फिगर्ड डाउन ऑन द लिस्ट ऑफ द क्लीन सिटीज एज एक्सपेक्टेड। मतलब अगर गुवाहाटी भी एज अ सिटी अगर टॉप रैंकिंग में रहता तो चलो कोई बात नहीं, बट यस आसाम तो नीचे है ही, बट साथ ही साथ ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब एक दुर्भाग्यवश बात है जहां पर हमारी सिटीज हमारा स्टेट प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहा है। नाउ ऑफ कोर्स इसके रीजंस डिस्कस करेंगे हम लोग। देखो कोई भी अगर इशू कोई भी न्यूज़पेपर में अगर आता है, क्यों आता है? क्योंकि उस इश्यू पे हम लोग जिससे काम कर सके। अगर हमारी त्रुटियां अगर कुछ आर्टिकल्स में दिखाई गई हैं, इसका मतलब क्या? दैट यू बिंग द अपकमिंग जनरेशन यू हैव टू टेक दोज काइंड ऑफ स्टेप्स सो दैट इन अपकमिंग फ्यूचर, जब सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में ऐसे सर्वेज करे, सो वी कैन डू our bit such that so that we can make these ranks on a top position, not at a down position, right? So वैसे ही इस आर्टिकल में बताया गया है, कंपैरिजन किया गया आसाम को वेरियस अदर स्टेट्स एंड वेरियस अदर सिटीज को भी कंपेयर किया गया, जिसमें पाया गया है दैट इंदौर हैज बैग्ड द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया टाइटल फॉर द 7th टाइम इन अ रो 7th टाइम इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र हैज इमर्ज एज द कंट्रीज क्लीनेस्ट स्टेट, है ना। मतलब सिटी वाइज तो यस इंदौर को मिला गया है, बट स्टेट वाइज अगर देख लीजिएगा, यस महाराष्ट्र हैज इज द क्लीनेस्ट स्टेट। उसके बाद जो आता है वो सेकंड नंबर आता है मध्य प्रदेश का, थर्ड नंबर है छत्तीसगढ़ का। और ये रैंकिंग किस पैरामीटर के बेसिस पे दिया गया है? बेसिक जो पैरामीटर देखा गया है वो है वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस दैट महाराष्ट्र में अगर वेस्ट मैनेजमेंट देख लीजिएगा सबसे बेस्ट है, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, राइट। नाउ अब हम इसके ओवरऑल रीजंस देखते हैं दैट हमारा आसाम एंड गुवाहाटी एज अ सिटी इतना पीछे क्यों है। देखो क्लियरली बोला गया है दैट पास्ट 1 डेकेड मतलब समझ रहे हो 10 साल। जी हाँ, गुवाहाटी में पास्ट 1 डेकेड में देखा गया है दैट बहुत एक वास्ट पॉपुलेशन एड ऑन तो हुआ है, बट उस जितना पॉपुलेशन गुवाहाटी में एड ऑन हुआ है उसके साथ साथ गुवाहाटी में जितना सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनने चाहिए थे, जिससे जो गुवाहाटी इतना बड़ा एक मेट्रोपोलिस बनने को है ना। मेट्रोपोलिस मतलब क्या? बड़े बड़े सिटीज जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा होता रहता है। ये बेसिकली आप लोगों ने शायद सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी वेरियस हायरार्कीज पढ़े होंगे। सबसे पहले आता है आपका हैमलेट सेटलमेंट, उसके बाद आता है आपका जाके विलेज सेटलमेंट, उसके बाद आता है छोटा टाउन, उसके बाद सिटी, राइट। तो वैसे उसके बाद ऐसे बड़े बड़े सिटीज आते, तो ये क्या है? उसके बाद आता है मेट्रोपोलिस, राइट। सो वही गुवाहाटी में जब मेट्रोपोलिस बनने के कगार में है, राइट, और उसी के साथ साथ आपको सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी तो बनाने पड़ेंगे ना। और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर्स मतलब होता क्या है? रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम, गार्बेज, ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। इसी जगह में तो आप पीछे छूटे हुए, इसलिए तो बोला गया। देखो ना, थर्ड पॉइंट में देखना ध्यान से, रोड्स हमारे देश यहाँ पर नैरो है, ड्रेनेज प्रॉपरली है, मतलब है ड्रेनेज बनी हुई है, बट वो डिफंक्ट है, उसको प्रॉपरली समय के साथ साथ क्लीन नहीं किया जाता है। सीवरेज को भी अगर देख लोगे वो भी अभी स्टिंक कर रहा है, गार्बेज भरे हुए हैं, ट्रैफिक भी क्योस है। तो कहीं ना कहीं यही बतलाया गया दैट एक लिटिल एफर्ट हमें देखने को मिल रहा है हैज बीन मेड बाय द अथॉरिटीज, जिससे इंश्योर किया जाए एक प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, एंड इसी के कारण इट हैज रिजल्टेड इन अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट। मोर ओवर एक बहुत बड़ा रीजन जो इस आर्टिकल में
पुट फोर्थ किया गया है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। ओपन स्पेसेस लेकिन धीरे धीरे श्रिंक कर रहे हैं। ओपन स्पेसेस मतलब क्या? एक नॉर्मल लैंड, एक फील्ड, हम लोग ये सब बोल सकते हैं। हिल एरियाज, फॉरेस्ट एरियाज, वेटलैंड एरियाज, इन्हीं को तो ओपन स्पेसेस बोला जा रहा है। बट अभी क्या हो रहा है ना, दैट ये रीजन बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो लोग क्या कर रहे हैं? इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। आप देखिएगा पहाड़ों में, आज से अगर 15 साल पूरा पीछे चले जाइएगा, देखिएगा पहाड़ों में इतने ज्यादा सेटलमेंट नहीं थे, बट अभी देखोगे पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा हमें सेटलमेंट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या? हिल्स इंक्रोच हो रही है, और इसका रिपरकशंस कैसे हो रहा है हम लोग को देखने को मिल रहा है? यस, लैंडस्लाइड्स हमको देखने को मिल रहा है। हिल्स के जो लैंड्स है, वहां पर जो घर बन रहे हैं, वो धीरे धीरे बहुत समय क्रैक्स हमको घर में देखने को मिल रहा है ना? तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली लैंडस्लाइड, लैंड सबसिस्टेंस टाइप के एक्टिविटीज हो रही है। तो ये क्या है? इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ डिजास्टर ओनली। बट वो डिजास्टर आ किस लिए रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। क्योंकि वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया जहां पे हम लोग को कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए था, वहां पर अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ग्रीन कवर घटा रहे हैं। वेटलैंड्स जो भी है, वेटलैंड्स के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? मिट्टी डाल दे रहे हैं, बालू डाल दे रहे हैं। हम लोग क्या सोच रहे हैं? चलो भाई वहां वेटलैंड्स को सुखाकर, वहां पर पानी को निकालकर हम लोग वहां पर बिल्डिंग्स करेंगे। ठीक है, आप बिल्डिंग्स तो कर लोगे, बट आपको समझना पड़ेगा, जो रीजन वेटलैंड है वो 1-2 साल से, 10 साल से वेटलैंड तो नहीं है। वो हजारों लाखों साल से उस रीजन में वेटलैंड एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना? मतलब वहां की जो सॉइल है पानी के साथ ऑलरेडी सैचुरेट कर चुकी है। मतलब वहां का सॉइल रिस्पेक्टिवली थोड़ा लूज है, और उस लूज सॉइल के ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप फ्यूचर में डिजास्टर को निमंत्रण दे रहे हो। क्यों? क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर रीजन एज अ होल देख लीजिएगा, ये अगर आप अर्थक्वेक प्रोननेस के मैक्सिमम जो जोन है, दैट इज जोन 5 जोन में ये लाई करता है, राइट? सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग एसोसिएटेड विद, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द फैक्ट दैट हमारा गुवाहाटी या फिर हमारा असम, व्हाई इट इज नॉट much cleaner, right? So we need to focus on these aspects, और अथॉरिटीज को, यस, हमारे अथॉरिटीज को भी इन्हीं पर फोकस देना पड़ेगा, जिससे फ्यूचर में इसको चेकआउट किया जा सके। नेक्स्ट इज द हिंदू का ये आर्टिकल, जहां पे हम लोग बात करेंगे समवेश प्रोजेक्ट के बारे में। समवेश प्रोजेक्ट आईआईएससी बेंगलुरु में ये लॉन्च किया गया समवेश प्रोजेक्ट। किसके द्वारा? STEM, that is Indian Science Technology and Engineering Facility Map के द्वारा। नाउ इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? इस प्रोजेक्ट का एम है दैट कैसे इनहांस किया जा सके रिसर्च कोलैबोरेशन इंडिया में बाय इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी टू फैसिलिटीज एंड लैब्स। मतलब हमारे देश में जो ना रिसर्च का कल्चर कहीं ना कहीं पीछे है, पता है। अब रिसर्च का कल्चर पीछे होने का रीजन क्या है? दैट मैक्सिमम जो ग्रेजुएट करके उसके बाद तो पढ़ाई नहीं करता है। अरे भाई, मास्टर्स पीएचडी करोगे तभी ना रिसर्च करोगे आप लोग। ग्रेजुएट में तो ज्यादा रिसर्च नहीं होता ना, होता है बट ज्यादा तो नहीं होता ना। अब यहां पे बोला गया समवेश प्रोजेक्ट के अंदर ISTEM, दैट इज इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप, ये क्या करेगी? ये जो है मेक श्योर करेगी रिसर्च कोलैबोरेशन को इनहांस करने में, और इसके लिए एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा वेरियस फैसिलिटीज जहां पे आप R&D कर सकते हो, वेरियस लैब्स जहां पे आप R&D कर सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म जो है रिसर्चर्स और इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करेगी। मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जहां पर रिसर्चर्स, जहां पर वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो है एक प्लेटफॉर्म में आकर ही उस रीजन को रेंट कर सके और उस पर एक्सपेरिमेंट्स कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो ओवरऑल क्या मैं बोल सकता हूं दैट इस इनिशिएटिव का एम है दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर को घटाना फॉर रिसर्चर्स, क्योंकि रिसर्च करोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होगा ही। जहां पर आपको 5 लाख रख लेते तो वहां पे क्योंकि पहले से लैब बना हुआ है तो शायद आपको वहां पे 2 लाख में काम चल जा रहा है, हुआ ना? तो सिर्फ रिसर्चर्स नहीं, वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस स्टार्टअप्स जो है वो भी इस पर काम कर सकते हैं। नाउ ISTEM, दैट इज इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप के बारे में अगर बात करें, ये एक नेशन वाइड वेब पोर्टल है जो क्या रिसर्चर्स को हेल्प करता है दैट वो रिसर्चर्स ऐसे फैसिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं वेयर दे कैन डू R&D वर्क। और ये पोर्टल का एम भी है टू कनेक्ट रिसोर्सेज टू द रिसर्चर्स, मतलब जिससे रिसर्चर्स को प्रॉपरली रिसोर्सेज का फायदा मिल सके। नेक्स्ट हम लोग लाइव मिनट का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे जहां पर हम लोग बात करेंगे न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल के बारे में। क्यों ये न्यूज था? सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं। ये न्यूज इसलिए था क्योंकि DRDO, दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक फ्लाइट टेस्ट इन द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। और ये कहां से किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से। सो आकाश
न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में अगर बात करें, यह एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब देखो ये जो गाड़ी है ना, ये मोबाइल है, आप इसको गाड़ी को यहां प्लेस करके यहां से भी मिसाइल को छोड़ सकते हो, फिर इस गाड़ी को आप दूसरे जगह में आसाम में भी लाकर इस मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। तो ये गाड़ी जो है ये मोबाइल हुआ ना। अब ये रॉकेट कहां से लॉन्च हो रहा है, इसी के ऊपर से लॉन्च हो रहा है ना, तो इसीलिए बोला गया ये मोबाइल है, ये एक मीडियम रेंज है, मतलब ज्यादा दूर का टारगेट आप यहां से बैठकर जहां चाहो टर्की में ये मिसाइल को गिरा देना, नहीं ऐसे नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसका रेंज जो है वो 80 किलोमीटर तक है, मतलब बॉर्डर रेंजेस में ये बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, मतलब आप लैंड से लॉन्च तो करोगे बट ये हवा में आकर जो है दुश्मन के जो मिसाइल्स है ना उस पर वार करेगी, है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं हम लोग को डिफेंस प्रोवाइड कर रही है। और कहा जा रहा है ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है जो क्या इजीली इंटरसेप्ट कर सकती है हाई स्पीड एजाइल एरियल टारगेट्स को। और ये जो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है, ये इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज और एडवांस फीचर्स है, जैसे इसमें इंप्रूव्ड मिसाइल्स है, इंप्रूव्ड रडार सिस्टम्स लगी हुई है। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करेंगे हम्बोल्ट एनिग्मा के बारे में। हम्बोल्ट एनिग्मा ये रिसेंटली न्यूज में था। ये कॉन्सेप्ट दिया गया है एक बहुत बड़े ज्योग्राफर जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, 19th सेंचुरी में ही दिया गया था। और इन्होंने सजेस्ट किया था दैट टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी और बायोडाइवर्सिटी के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, राइट। नाउ हम जनरल आइडिया क्या हमको पता है दैट जैसे हम लोग इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ मूव करते हैं, दोनों हेमिस्फेयर नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर में बायोडाइवर्स रीजन जो घटते हैं और ज्यादातर बायोडाइवर्स रीजन जो हमको ट्रॉपिकल एरियाज में ही मिलते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, राइट। बट ये जो आइडिया है ना हम्बोल्ट्स एनिग्मा, ये आइडिया क्या बोलता है, ये बोलता है दैट मेनी एरियाज आउटसाइड द ट्रॉपिक्स आर आल्सो देयर, जैसे माउंटेन्स, जो क्या काफी ज्यादा बायोडाइवर्स रीजन है। इनफैक्ट ईस्टर्न हिमालयाज को साइट किया गया है एज एन एग्जाम्पल, जहां पर क्लाइमेट डिसिमिलैरिटीज एंड डाइवर्स जियोलॉजिकल कंपोजिशन कंट्रीब्यूट करता है हाई बायोडाइवर्सिटी। और वही चीज देख लीजिएगा ना, हिमालयाज क्या वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रही है? नहीं, बट स्टिल वहां पर अगर बायोडाइवर्सिटी देख लीजिएगा इतना हाई क्यों है? दैट इज मेनली ड्यू टू द फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, ऑल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी, राइट। और यस अगर आप देख भी सकते हैं मैमल स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज या फिर एम्फीबियन स्पीशीज देख लीजिएगा, राइट। सो एम्फीबियन देखिएगा माउंटेन रीजन्स में ज्यादा है ना, ये ब्लैक वाला माउंटेनियस रीजन है, कैन यू सी दिस, राइट। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं दैट यस लोलैंड में नहीं है, बट यस माउंटेनियस रीजन्स में भी तो हमको देखने को मिल रहा है ना। सो दैट इज व्हाट बीइंग सेड है। नेक्स्ट इज अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज, जो कि रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में था। और ये रीजन न्यूज में इसलिए था क्योंकि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी ने कॉल किया था दैट यस बांग्ला को हम लोग को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ेगा। नाउ पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्लासिकल लैंग्वेज में जब बोल रहा हूं तो ये क्लासिकल लैंग्वेज में कितने सारे लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे देश में। देखो देयर आर अभी तक करंटली 6 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है। सबसे रिसेंटली जो लैंग्वेज जिसको ऐड किया गया था इसमें वो था उड़िया, 2014 को ऐड किया गया था, ठीक है। नाउ सवाल होता है क्या कोई भी लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज घोषित कर सकते हैं? जैसे बहुत सारे लैंग्वेजेस है, एन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। एसमीज लैंग्वेज है, एसमीज लैंग्वेज को तो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला। तो अब अभी मांग किया जा रहा है बांग्ला को करने को। तो सवाल होता है दैट व्हाट इज द क्राइटेरिया जिसके आधार पर हम कोई भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करते हैं? देखो पहला जो क्राइटेरिया है वो एंटिकिटी होना चाहिए, दैट इज बहुत ज्यादा एंटीक होना चाहिए। मतलब कोई भी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करना है तो उसके हमारे पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो क्या 1500 से 2000 साल पुराने होने चाहिए। एक बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर और टेक्स्ट विच इज कंसिडर्ड एज वैल्यूएबल हेरिटेज बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर, मतलब बाय जनरेशंस ऑफ स्पीकर्स देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ लिटरेचर या फिर टेक्स्ट जो कि बहुत जनों के द्वारा वैल्यू किया जा रहा है। और ये जो है ओरिजिनल होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं दैट कोई दूसरे लैंग्वेज से बोरो नहीं होना चाहिए। और क्लासिकल लैंग्वेज और लिटरेचर जो देख लीजिएगा दे आर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, दैट इज दे मे ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूड बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज। मतलब बोला गया है ऐसा क्राइटेरिया नहीं दैट क्लासिकल लैंग्वेज अगर होना चाहिए
तो कंटिन्यूटी होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है ना दैट बहुत पुराने साल पहले जो है ये लैंग्वेज बोला जाता था, बीच में जो है ये लैंग्वेज धीरे धीरे घटने लग गया, इसलिए बोला नहीं जाने लग गया, बट फिर से इसको रिवाइव किया गया। तो एक गैप बना ना, मतलब एक डिसकंटिन्यूटी आया ना, तो वही बोला गया दैट भले ही डिसकंटिन्यूटी भी क्यों ना हो, स्टिल अगर बाद में भी क्लासिकल लैंग्वेज बोला जाए तो स्टिल दैट लैंग्वेज मे बी असाइंड एज क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसके बेनिफिट्स क्या होता है? देखो, दो जो मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड होते हैं स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस, उसको क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में दिए जाते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल लैंग्वेज को भी सेटअप किया गया है। और यूजीसी इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू क्रिएट टू स्टार्ट विद एटलीस्ट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यूजीसी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है दैट आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सर्टेन नंबर ऑफ प्रोफेशनल चेयर्स को क्लासिकल लैंग्वेज के आधार पर भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जहां तक बंगाली के बारे में बात करें तो इसके अगर चलो देख लेते हैं इसके पास्ट ट्रैक। इसको ट्रेस बैक किया जाता है 3rd से 4th सेंचुरी बीसी, पुराना है बहुत ज्यादा। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ऑफ कोर्स वेस्ट बंगाल का है, एंड इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे हम लोग गेज कर सकते हैं दैट इट इज द 2nd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया एंड 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, राइट। सो यस, हिंदी के बाद सबसे ज्यादा जो इंडिया में बोली जाती है वो है आपका जाके बंगाली। दुनिया में 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। सो यस, इट इज valuable, right? So anyways guys, this was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।